हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम इंडाइसेस और रिपोर्ट्स का लास्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले कि आपको पता है कि हमने इंडाइसेस और रिपोर्ट्स के लास्ट लेक्चर में पार्ट थर्ड में मई 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जून 2021, जुलाई 2021 और अगस्त 2021 ये तीनों मंथ के करंट अफेयर्स को, इंडाइसेस और रिपोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर कर देंगे। इसके बाद हम आपको एक कंबाइंड लेक्चर जिसमें जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक की सारी इंडाइसेस और रिपोर्ट्स कल आपको लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे, कंबाइंड लेक्चर। साथ ही साथ इसके बाद हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स शुरू होने वाले हैं बाद में। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हमने जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कराए थे। उसी सीरीज़ में हम आपको जनवरी 2021 के से लेकर अगस्त 2021 के लेक्चर्स कवर कराएंगे। एक या दो लेक्चर में हम ज्योग्राफी के बचे हुए इस साल के करंट अफेयर्स कवर करा देंगे। और बाकी जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी ईपीएफओ के लिए एग्जाम की तैयारी के संदर्भ में कवर कर चुके हैं। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हमने करंट अफेयर्स पहले कवर किया है। लेकिन जो मंथ छूट गए हैं, यानी कि जुलाई अगस्त के जो मंथ छूट गए हैं हमारे ईपीएफओ के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, उन बचे हुए करंट अफेयर्स को पॉलिटी और साइंस एंड टेक के वो हम आपको अलग से कवर करा देंगे। उसके बाद उन सभी का एक मर्ज वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। पहला है हमारा एसडीजी इंडेक्स 2021, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। ये क्या है, किसके हमारे लिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडेक्स में हमें 3 या 4 पॉइंट स्पेशली याद रखने हैं। पहला सबसे ज़रूरी कि किस संस्था द्वारा कोई इंडेक्स जारी किया जाता है। दूसरा, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यही होता है कि वो किन पैरामीटर्स पर कोई भी इंडेक्स आधारित है। तीसरा, उसका लक्ष्य क्या है। और चौथा, भारत की रैंक क्या है, या अगर वो भारत का ही इंडेक्स है तो भारत के विभिन्न राज्यों की क्या रैंक है, कौन प्रगति पर है और कौन लास्ट पर है। तो इस इंडेक्स को, ये इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 का तीसरा संस्करण है जिसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यानी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। दूसरी बात ये कि ये सबसे पहले 2018 में जारी किया गया था, यानी कि अब ये तीसरा वर्जन है। इस बार तीसरा वर्जन है। इसको ये संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया था, यानी कि ये यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, जो कि 2015 से 30 तक के लिए लक्ष्य जिनका निर्धारित किया गया है, और वो 17 गोल्स में टोटल 169 टारगेट अचीव करना है। तो उन्हीं पर ही आधारित ये इंडेक्स बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रगति 2030 तक टिकाऊ विकास लक्ष्यों, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को यह निर्धारित करता है। यानी कि मेनली ये इंडेक्स सिर्फ ये पता करता है कि जो भारत की प्रगति है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने के लिए, उसमें भारत की स्थिति क्या है, स्थिति कैसी है, और साल दर साल एनुअल बाई एनुअल वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 115 मात्रात्मक संकेतों के आधार पर, यानी कि जो सिग्नेटरी जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर 16 एसडीजी इंडेक्स को, टारगेट्स को ये कवर करता है। जैसे कि आपको पता है एसडीजी में टोटल 17 टारगेट्स हैं, लेकिन ये किसको कवर करता है, ये केवल 16 को टारगेट को कवर करता है। इसको 2018 में 62 संकेतकों के साथ इसमें 13 एसडीजी गोल को कवर किया गया था। और तीसरा, इसमें अब इस बार कितना किया गया है, 115 इसमें मात्रात्मक संकेतक हैं और टोटल 16 एसडीजी गोल्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें स्कोर क्या किया जाता है, इसमें 0 से 100 तक का स्कोर डिवाइड किया जाता है, दिया जाता है। यानी कि 0 जिसको मिलेगा, यानी कि जिसकी रैंक 0 की जितनी पास होगी, इसका मतलब ये है उस राज्य का, यहाँ पर भारत के राज्यों के संदर्भ में बात हो रही है, तो उस राज्य का स्कोर उतना ही बुरा है। यानी कि भारत के उस राज्य का स्कोर, जिसका स्कोर 0 के जितना पास होगा, इसका मतलब वो उतना ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, और जिसका स्कोर 100 के जितना पास होगा, इसका मतलब वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है। देखिए, इसमें मेनली 4 पैरामीटर्स हैं। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन 4 पैरामीटर्स पर विभाजित किया जाता है। देखिए, 0 से जो 49 तक की कैटेगरी है, आप इस तरह याद रख सकते हैं, 0 से 49 तक ये क्या है, ये आकांक्षी, यानी कि एस्पायरेंट राज्य या एस्पायरेंट जिले। दूसरा है प्रदर्शनकारी, यानी कि परफॉर्मर में कौन सी कैटेगरी है, जिनके स्कोर 50 से लेकर 64 के बीच में है। तो ये आपको कैटेगरी याद होना चाहिए विद नंबर। आपको डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लिया जा सकता है। आपको एक साइड ये पैरामीटर्स दे दिए जाएंगे, दूसरी साइड इनका स्कोर दे दिया जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली पीसीएस में तो जरूर पूछे जा सकते हैं। फिर है तीसरा अग्रणी, यानी कि फ्रंट रनर में क्या है, ये 65 से लेकर 99 तक का टारगेट, और जो प्राप्त करता है, यानी कि अचीवर, जिसने अचीव कर लिए हैं सारे टारगेट, इसका मतलब उसका 100% स्कोर है, 100 स्कोर है।
इसमें क्या हुआ है, देखिए भारत को ओवरऑल जो एसडीजी इंडेक्स है 2021, इसमें 6 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 में 60 से 2020-21 में 66 तक इसका स्कोर हो गया। पहले इसका कितना स्कोर था, यानी कि 60 का मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा, यहाँ पर प्रदर्शनकारी परफॉर्मर की कैटेगरी में। अगर ओवरऑल सभी राज्यों की एक ओवरऑल हॉलिस्टिक बात करें तो हॉलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलें अगर पूरे इंडिया की, तो उसमें भारत प्रदर्शनकारी परफॉर्मर की कैटेगरी में है। पहले भी परफॉर्मर की कैटेगरी में था 2019 में, और 2021 में भी परफॉर्मर की ही कैटेगरी में। कैटेगरी सेम है लेकिन सिर्फ स्कोर बढ़ गया है। 2019 में 60 स्कोर था और 2021 में 66 स्कोर है। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 50 से 64 तक नहीं, आप सॉरी 66 वाले का मतलब ये है कि अग्रणी फ्रंट रनर में आ गया है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गया है, क्योंकि 65 से लेकर 99 तक का स्कोर क्या है, फ्रंट रनर। अब ये क्या करता है, ये एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच क्लीन वाटर क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, ये इन सारी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए इस राज्य में इन सारी सुविधाओं का, बेसिक एमिनिटीज़ का कितना ध्यान रखा जा रहा है या कितनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसी के आधार पर ये इंडेक्स बनाया जाता है या स्कोर किया जाता है। अब इसमें प्रदर्शनकारी और प्राप्तकर्ता श्रेणी यानी कि परफॉर्मर श्रेणी और अचीवर श्रेणी में कोई राज्य नहीं है। आप देख सकती हैं, हाँ हमने जो बात की है यहाँ पर 2021 में जैसे कि 66 स्कोर आया है, तो ये ओवरऑल इंडिया का स्कोर है, यानी कि ये पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव में निकाला गया है एक एवरेज स्कोर। तो उसके हिसाब से भारत का स्कोर आया है 66। इसका मतलब भारत अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो फ्रंट रनर यानी कि अग्रणी की कैटेगरी में आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है, अगर राज्यों की कैटेगरी में देखा जाए, राज्यों को सेपरेटली देखा जाए, तो कोई भी राज्य प्रदर्शनकारी और प्राप्तकर्ता यानी कि ना तो कोई पूरा 100 स्कोर किसी राज्य को मिला है और ना ही प्रदर्शनकारी यानी कि परफॉर्मर का जो कैटेगरी में कोई आया। परफॉर्मर की कैटेगरी कौन सी है, 50 से लेकर 64 वाली, इस कैटेगरी में भी कोई नहीं है और अचीवर वाली में तो कोई हो ही नहीं पाएगा। फिर अग्रणी श्रेणी में लगभग 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, और प्रदर्शनकारी श्रेणी और 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में है परफॉर्मर की। अब है राज्यवार प्रदर्शन देख लेते हैं। इसमें केरल में जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि केरल का स्कोर सबसे ज़्यादा 75 अंकों के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है, यानी कि ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने 74 के स्कोर के साथ प्रदर्शन किया, यानी कि आप ये भी देखिए, ये भी पता होना चाहिए आपको, सेकंड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, यानी कि केरला दूसरे नंबर पे आपके, पहला है केरला और दूसरे नंबर पे हिमाचल, और तमिलनाडु दोनों का 74, तमिलनाडु दोनों का स्कोर कितना है, 74। अब बिहार, झारखंड, असम ये एसडीजी इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। तो ये तो आपका एकदम अंडरस्टूड है कि बिहार आपका, झारखंड और असम ये तीनों क्या है, BJA, ये क्या है, या अजीब से आप याद रख सकते हैं, अजीब AJB। तो ये असम, झारखंड और बिहार, तो ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 79 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान को बनाए रखा। यानी कि देखिए, अगर आपसे केंद्र शासित राज्य या जो फुल फ्लैज राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके बारे में सेपरेटली पूछा जाए तो फुल फ्लैज राज्यों में केरल ने टॉप किया है। और अगर केंद्र शासित यूटी की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर है चंडीगढ़ का स्कोर कितना है, 79, जबकि केरला का कितना है, 75। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया के स्टेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ ने 79 का स्कोर प्राप्त किया है, ये केरला से भी आगे है। इसके बाद दिल्ली का स्थान है 68 अंकों के साथ। फिर सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है किसकी कैटेगरी में आया, किन राज्यों में आया है। मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड, इन्होंने 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में 2020-21 में सर्वाधिक सुधार हुआ है। यानी कि मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य मिजोरम, फिर आपका हरियाणा और फिर आपका नॉर्दर्न हिली स्टेट्स में उत्तराखंड, ये 3 जो है राज्य हैं MHU, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है। दूसरा जो है, दूसरी इंडेक्स हमारी विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट, वैसो रिपोर्ट, जिसको कहते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जिसे शॉर्ट में वैसो कहते हैं, वैसो रिपोर्ट 2021। तो आपको सबसे पहला वही फैक्ट कि क्या किसके द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस बार इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा जो जॉब लॉस हुआ है, इकोनॉमिक रिसेशन है हर कंट्री में, तो यहाँ इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रह सकता है। आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है कि ये ILO द्वारा इसको इंडेक्स को जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट बेरोजगारी, श्रम का कम उपयोग यानी कि लेस यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, गरीबी, आय असमानता, इनकम इनइक्वालिटी, और श्रम और आय का शेयर यानी कि लेबर का और उसकी इनकम का जो शेयर है जेंडर के बीच, वो भी इन सारे मुद्दों पर ये विश्लेषण करता है। और ये निर्दिष्ट करता है कि कोविड-19 के संकट से कमज़ोर श्रमिकों को, यानी कि इसके बारे में बताया गया है। इसने आगे अपनी कुछ सलाहें भी दी हैं, इसमें देख लेते हैं इसके जो की फाइंडिंग्स हैं। 2022 में 23 मिलियन तक बेरोजगारी होने से पहले, अब इसमें बताया गया है, देखिए 2022 में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 23 मिलियन तक पहुंच सकता है, लेकिन वो इससे पहले 2021 में कितना आंकड़ा है, इस टाइम 75 मिलियन इसने आंकड़ा बताया है, जो कि
दुनिया भर में बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगारी पर 2022 में 205 मिलियन लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि टोटल जो बेरोजगारी हो जाएगी 2022 में वो कितनी बताई है इन्होंने, 205 मिलियन, यानी कि एक्स्ट्रा 23 मिलियन लोग और बेरोजगारी में ऐड हो जाएंगे, बेरोजगार लोगों में ऐड हो जाएंगे। और यानी कि अभी कितना है, अभी इस बार खाली 2021 में ही 75 मिलियन इसमें ऐड हो गए हैं। नवनिर्मित नौकरियों की गुणवत्ता विकसित होने और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, ये उभरती जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें इकोनॉमिक्स रिसेशन की संभावना देखी जा सकती है। तो कुछ उसके बारे में ये फैक्ट बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि 2019 में जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो कितना था, 108 बिलियन ओवरऑल वर्ल्ड में 108 बिलियन था, जो कि बढ़कर 2022 में 205 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। आगे इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में देख लेते हैं। ये 1919 में बनाया गया था। वर्साइल्स की संधि के हिस्से के रूप में ये वर्ल्ड वार वन के बाद ये वर्ल्ड वार वन को ख़त्म करके बनाया गया था। 1946 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनाई। 1946 में ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना। ये एक त्रिपक्षीय संगठन है। त्रिपक्षीय कैसा, यानी कि ट्राइलेटरल कैसा होता है, जिसमें कार्यकारी निकायों में सरकार यानी कि गवर्नमेंट के, जिसमें शेयर जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, साथ ही एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और श्रमिकों के यानी कि आपकी लेबर पार्टीज या लेबर यूनियंस होगी। ये तीनों की जगह तीनों को एक साथ लेकर चलता है, यानी कि ये ट्राइलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सदस्य क्या हैं, भारत कुल 187 सदस्यीय राज्यों के साथ आईएलओ का संस्थापक सदस्य है। 2020 में भारत ने आईएलओ के शासी निकाय जो कि गवर्निंग बॉडी है उसकी अध्यक्षता की थी 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर ही इसने इसकी अध्यक्षता भी की है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार आईएलओ। फिर इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगली न्यूज़ हमारी, अगला इंडेक्स है विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। देखिए ये किसके द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा जारी की जाती है विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब इसने क्या किया है, कोविड-19 के बाद के लेटेस्ट आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। इसमें 2021 के लिए पूर्ण वर्षीय बजटीय दृष्टिकोण अनुमान शामिल है, पूर्ण वर्षीय दृष्टिकोण अनुमान। अब इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है, वैश्विक ऊर्जा निवेश 2021 में 20 की तुलना में लगभग 10% के निवेश के साथ 1.9 ट्रिलियन लक्ष्य का इसमें निर्धारित किया गया है, कि जो कि 2020 में कोविड-19 की वजह से पूरी इकॉनमी बंद थी, क्लोज थी, जिसकी वजह से जो गिरावट आई है इन्वेस्टमेंट में, उस इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए अब जो है 1.9 ट्रिलियन टारगेट रखा गया है, यानी कि 10% इसमें इंक्रीमेंट का टारगेट रखा गया है इन्वेस्टमेंट में, वैश्विक ऊर्जा निवेश में, यानी कि एनर्जी के अंदर एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर 10% का ओवरऑल वर्ल्ड में टारगेट रखा गया है। अब इसमें तेल में निवेश लगभग 10% बढ़ने की उम्मीद है। अब शुद्ध शून्य योजना यानी कि नेट जीरो प्लान, ये क्या है, नेट जीरो प्लान, शुद्ध शून्य योजना की प्रतिबद्धता, इसमें कुछ इसका भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं। अगली इंडेक्स है हमारा प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20। ये क्या है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए और फुल फ्लेज स्टेट्स के लिए, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है 2019-20। अब ये किसके द्वारा जारी, जैसे हमने आपको बताया स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2 सेल के द्वारा ये जारी किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। अब प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा, देखिए याद रखिए ये स्कूल एजुकेशन के बारे में है, ना तो आपका हायर एजुकेशन के बारे में या ना ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में। स्कूल एजुकेशन की स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने का एक साधन है। देखिए इन्हीं की पॉइंट्स पर यूपीएससी फोकस करती है, ऐसे ही की पॉइंट्स पर, क्योंकि हम एक बार सरसरी नज़र में पढ़ते हुए इसको स्किप कर जाते हैं और इतना इसको ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं। तो यूपीएससी को ये चीज़ पता है कि आप सरसरी नज़र से पढ़ते हुए सिर्फ एक रीडिंग मारेंगे और वो यही की पॉइंट्स उठाकर दे देगी कि माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर। तो आपको पता होना चाहिए स्कूल शिक्षा के स्तर पर स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने का एक साधन है। ये महत्वपूर्ण प्रेरक इसमें शामिल हैं। आगे इसके मापदंड यानी कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, देखिए ये 2 सूचकांक जो है 2 श्रेणियों में संरचित है। पहला है परिणाम और शासन और प्रबंधन, परिणाम और शासन, और दूसरा है प्रबंधन यानी कि आउटकम एंड गवर्नेंस, और दूसरा मैनेजमेंट। ये 2 अलग अलग इसमें श्रेणियां हैं, कैटेगरीज हैं। इन श्रेणियों में 1000 के कुल भार के साथ 70 संकेतकों का एक सेट शामिल है, यानी कि टोटल वेटेज कितना है इसमें 1000, ये कुल भार के साथ ये शायद 100 होगा, और इसमें 70 संकेतक हैं, 70 इंडिकेटर्स हैं। अब ये संकेतक कौन कौन से हैं, सीखने का परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम्स, पहुंच एक्सेस, इन्हीं के अंतर्गत इनकी जो सब कैटेगरी है वो टोटल 70 हैं। ये टोटल वैसे तो मेनली 5 पैरामीटर हैं, ये 5 पैरामीटर आपको पता होने चाहिए। पहला है सीखने के परिणाम लर्निंग आउटकम्स, पहुंच एक्सेस, तीसरा है बुनियादी ढांचा सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, चौथा है समानता यानी कि इक्विटी, और 5वां है शासन और प्रबंधन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये इसके 5 पैरामीटर्स हैं।
आगे देखते हैं इसमें डेटा ये सूचकांक एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, मध्य दिवस भोजन यानी कि मिड डे मील, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और शगुन पोर्टल, ये सारे एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड पोर्टल और वेबसाइट्स हैं। इनसे निकाले गए सभी इसको स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इनको बनाया जाता है। आगे इसमें सबसे पहले 2019 में 2017-18 के संदर्भ वर्ष के साथ यानी कि बेस ईयर या रेफरेंस ईयर के साथ इसको जारी किया गया था। कब सबसे पहले कब जारी किया गया? 2019 में। इसको परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की स्कूली शिक्षा की प्रदर्शन के लिए ये एक मापदंड है या इंडेक्स है। अब इसके की फाइंडिंग्स क्या है? इसमें पंजाब ने उच्चतम स्कोर प्राप्त किया है, यानी कि इसमें टॉप रैंक किसने हासिल की है? पंजाब ने। ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए, बिल्कुल एकदम रट लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे केरला से धोखा खा सकते हैं। पंजाब ने सूचकांक में उच्चतम स्कोर दर्ज किया, जिसमें कुल 1000 में से 929 का स्कोर किया है और 2020 में 769 में से एक बड़ा सुधार है। यानी कि इसका 2020 में सुधार जो स्कोर था वो 769 था और एकदम अचानक इसका 2021 में कितना स्कोर हो गया है? 929। पंजाब, तमिलनाडु और केरल ने 2019-20 के सूचकांक में 90% से अधिक स्कोर किया है, यानी कि इन तीनों का ही स्कोर 900 से ऊपर है। 1000 में से 900, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये सूचकांक कितने पर जारी किया जाता है? 1000 नंबर पर या 1000 के कुल वेटेज पर जारी किया जाता है 70 संकेतकों के साथ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात दूसरे से 8वें स्थान पर आ गया है, यानी कि पिछले इंडेक्स में 2020 वाले में गुजरात कहाँ पर था? गुजरात था दूसरे स्थान पर, अब ये आ गया है 8वें स्थान पर, यानी कि 6 स्थानों की इसमें गिरावट आई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्कोर में गंभीर गिरावट आई है और दोनों राज्यों में एक समग्र प्रदर्शन में गिरावट आई है, जो इंडेक्स के पिछले संस्करणों की तुलना में बुरा प्रदर्शन था। अगला हमारा इंडेक्स है वैश्विक जीवटता सूचकांक, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये न्यूजीलैंड की जो राजधानी है ऑकलैंड, वहाँ पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा ये ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सूचकांक उन स्थानों को आकलन करता है जो दुनिया भर में सबसे अच्छी और सबसे खराब रहने की स्थिति प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, लिवेबिलिटी यानी कि रहने की सुगमता। लिवेबिलिटी यानी कि रहने की सुगमता, किसी स्थान पर किसी देश के किस ज़िले में कितनी रहने की सुगमता है, कितनी बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं और वो स्थान कितना सस्ता है या कितना, यानी कि वो कितना चीप है रहने के हिसाब से, या फिर कितना महंगा है, वो कॉस्टली है। तो ये इंडेक्स सिर्फ यही इस बारे में ही बताता है। अब इसमें इंडेक्स के मापदंड क्या है? ये सूचकांक 30 से अधिक गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव कारकों को ध्यान में रखता है। 5 व्यापक श्रेणियों में ये इसके पैरामीटर्स हैं। इसके पैरामीटर्स कितनी श्रेणियों में? 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है स्थिरता, इसको स्टेबिलिटी, इसका वेटेज कितना है? 25% वेटेज है स्टेबिलिटी का। दूसरा है स्वास्थ्य सेवा, यानी कि उस शहर में स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सिस्टम कितना कैसा है। अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा है प्रॉपर एकदम, तो उसको 20% वेटेज मिलेगा हेल्थ सिस्टम के आधार पर। वहाँ की संस्कृति और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट कैसा है और कल्चर कैसा है, इस आधार पर किसी ज़िले को, किसी शहर को 25% वेटेज दिया जाता है। शिक्षा के आधार पर 10%, यानी कि अगर फुल लिटरेसी रेट 100% के आसपास है तो वहाँ पर 10% वेटेज उसका मिलेगा। और फिर बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आने जाने की परिवहन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो इस आधार पर 20% वेटेज दिया जाता है। तो ये टोटल की ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाती है? 100%। 25, 20, 45 और 45, 20, 45, 50, 25, 70 और 30, 10, 80, 20, 100। तो ये 100% का टोटल वेटेज है। ये 5 कैटेगरी में डिवाइड है। अब इसमें देख लेते हैं आगे इनका स्कोर। इसमें नए संकेतक महामारी के बाद, जैसे देखिए कोविड-19 के बाद इसमें अलग से भी कुछ पैरामीटर्स जोड़े गए हैं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल साधनों पर तनाव के साथ साथ स्थानीय खेल आयोजन, थिएटर, संगीत समारोह, रेस्टोरेंट और स्कूलों के आसपास प्रतिबंध शामिल है। अब स्कोर क्या है? एक शहर में प्रत्येक कारक को 3 आधार पर जो स्कोर प्रदान किया जाता है। पहला है स्वीकार्य यानी कि एक्सेप्टेबल, यानी कि वहाँ पर लोगों को कितना वहाँ का खर्च वहन करना, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ को, वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस आधार पर देखा जाता है। दूसरा सहनीय टोलरेबल, यानी कि वो शहर कितना टोलरेबल है। तीसरा असुविधाजनक अनकंफर्टेबल और चौथा है अवांछनीय या असहनीय अनडिजायरेबल और इनटोलरेबल के रूप में दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर ये इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स 5 है, जैसे कि हमने आपको बताया। स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर सिस्टम, संस्कृति और पर्यावरण, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, शिक्षा एजुकेशन और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 5 कैटेगरी के आधार पर, इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है किसी भी शहर को। अब जो जितने भी फैक्टर वाइज स्कोर होता है, फैक्टर वाइज स्कोर के आधार पर उसे संकलित और भारित किया जाता है, यानी कि वेट दिया जाता है। और स्कोर जो होता है 1 से लेकर 100 के बीच में होता है। जहाँ पर स्कोर जितना 1 के पास होगा, इसका मतलब वो शहर उतना ही असहनीय है, यानी कि रहने लायक नहीं है, बिल्कुल भी वहाँ की जो दशा है वो रहने लायक नहीं है। और स्कोर अगर 100 के जितना पास होगा, इसका मतलब वो शहर उतना ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस है और वहाँ पर लोग उतनी ही ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हैं।
अब इसके आधार पर लोग स्कोर देख लेते हैं। देखिए शीर्ष 5 रहने योग्य शहर, सबसे पहला है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का, जहाँ से ये जारी किया जाता है। ओसाका जापान का, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, वेलिंगटन न्यूजीलैंड और टोक्यो जापान। देखिए शुरू टॉप 5 कंट्रीज़ में 2 जापान की हैं और 2 ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? पहले नंबर पे ऑकलैंड और चौथे नंबर पे वेलिंगटन, चौथे नंबर पे और पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरे नंबर पे और 5वें नंबर पे किसकी है? जापान की कंट्री। कौन कौन सी? दूसरे नंबर पे ओसाका और 5वें नंबर पे है टोक्यो और तीसरे नंबर पे है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। अंतिम 5 ना रहने योग्य शहर वो कौन कौन से हैं? दमिश्क सीरिया, लागोस नाइजीरिया, पोर्ट मेरस्बी पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी आप देखेंगे कि ये वही ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ढाका बांग्लादेश और अल्जीरियस अल्जीरिया में, ये अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगली न्यूज़ है हमारी, अगला इंडेक्स है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक स्वीडिश जो है थिंक टैंक है। सिप्री, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री कहा जाता है। इसने अपनी ईयरबुक 2021 जारी की है। अब ये क्या बताता है? सिप्री क्या बताता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो इंडेक्स जारी करता है वो सिर्फ ये बताता है कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में खाली अपना आंकड़े प्रदर्शित करता है। तो इसमें बताया गया है भारत के पास जो है 2 अनुमानता, यानी कि ये एक पॉसिबल एस्टिमेट होता है, एक पॉसिबल रफ आइडिया होता है। 2021 में भारत के पास बताए गए हैं कि लगभग 156 न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 165 हैं, जो कि 2020 में पाकिस्तान के पास 160 थे न्यूक्लियर वेपन्स और अब बढ़कर 165 हो गए हैं। चीन के परमाणु शस्त्रागार में 2020 की शुरुआत में 320 से अधिक बढ़कर 350 वॉरहेड शामिल हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि सभी कंट्रीज़ में जो न्यूक्लियर वेपन्स की मात्रा है वो बढ़ रही है। जैसे कि चाइना में 2020 में 320 थे और वो अब बढ़कर कितने हो गए? 350। इसी तरह पाकिस्तान में 2020 में 160 थे, वो बढ़कर हो गए 165 और इंडिया के पास लगभग 156 परमाणु हथियार हैं। देखिए 9 परमाणु सशस्त्र राज्य कौन कौन से हैं? यूएसए, आपका सबसे पहले अमेरिका, फिर है आपका रशिया, फिर है आपका यूके। देखिए परमानेंट 5 जो P5 कंट्रीज़ हैं उनके पास तो सभी न्यूक्लियर पावर है, वो यूके है। फिर आपका फ्रांस आ जाता है, फिर आपका चाइना है, फिर आपका इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान और इजराइल और उत्तर कोरिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। स्टॉकहोम देखिए रूस और यूएसए के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या है? एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संघर्ष आयुध यानी कि आपके जितने भी बम हथियार होते हैं, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों पर आधारित डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। अगली न्यूज़ है हमारी द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, गिविंग का मतलब क्या होता है? आपको पता ही होगा। गिविंग का मतलब किसी चीज़ को देना, कुछ देना, किसी को कुछ देना। तो यहाँ पर देने से मतलब ये है कि दान, डोनेशन। तो कौन सा देश या किस देश के लोग सबसे ज़्यादा दान देने में इच्छुक होते हैं या आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये उसी से रिलेटेड इंडेक्स है, द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। सबसे पहले ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जो चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन के द्वारा ये जारी की जाती है। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। भारत दुनिया के 14वें सबसे धर्मार्थ देश के रूप में स्थान इसने प्राप्त किया है। देखिए इंडिया का जो अभी हाल ही में स्थान आया है वो कौन सा है? 14वां, यानी कि 14वां भारत का जो स्थान है 14वां। ये बताता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ट्रस्टीशिप में लोग विश्वास रखते हैं, दान पुण्य में विश्वास रखते हैं। 14वां ऐसा भारत जो है 14वां दुनिया का ऐसा देश है, 14वें नंबर पर। पहला संस्करण इसका सितंबर 2010 में जारी किया गया। ये दुनिया के 140 से अधिक देशों को इस आधार पर रैंक करता है कि वो कितने धर्मार्थ हैं, यानी कि कितने ट्रस्टीशिप हैं, यानी कि ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का मतलब कोई संस्था या न्यास को दान देना या किसी लोगों को या गरीबों को दान देना या ज़रूरतमंद को मदद करना या दान देना। अब देखिए WGI जो है आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ये एक वैश्विक सर्वेक्षण है, यानी कि ये वर्ल्ड लेवल पर एक सर्वे है। लोगों से 3 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला, क्या आपने पिछले महीने किसी अजनबी या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे आप नहीं जानते या जिसे मदद की ज़रूरत है? पहला प्रश्न इनका ये होता है। दूसरा, धर्मार्थ के लिए पैसा दान किया। तीसरा, अपना समय किसी संगठन के लिए स्वेच्छा से दिया, यानी कि आपने किसी की वॉलंटरी हेल्प की। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पैसा ही दे, हो सकता है आपने हाथ पैरों से यानी कि फिजिकली किसी को कोई मदद की हो, किसी की सेवा की हो। तो ये भी इनके सर्वे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको भी दान देने की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये सूचकांक देशों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मापता है, ना कि वे कितना दान देते हैं। वो जनसंख्या, देखिए पॉपुलेशन के बेसिस पर ये मापा जाता है। इसका जो आधार है वो पॉपुलेशन है, ना कि वो डोनेशन की वैल्यू को ये नहीं नापता है।
वो नापता है कि कितने लोगों ने दान दिया, वो लोगों की जनसंख्या के हिसाब से देखता है। अब यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन जो है, ये द चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत है और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, अगला जो हमारा इंडेक्स है वो है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस ईयरबुक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक वार्षिकी। अब ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये प्रबंधन विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा संकलित किया जाता है। इसको पहली बार 1989 में प्रकाशित किया गया। भारत ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान बनाए रखा, यानी कि ये पिछले 2020 में भी 43वें स्थान पर था और अब 2021 में भी 43वें 43rd रैंक पर मौजूद है। अब विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्धात्मक पर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है। अब इसके कारक देख लेते हैं। देखिए, ये 4 कारकों पर 334 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंड की जांच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा को मापता है। पहला है आर्थिक प्रदर्शन, यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। पहला क्या देखता है? ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखता है। दूसरा है सरकार की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, ये एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट देखता है। तीसरा है व्यापार दक्षता, यानी कि आपका बिजनेस या ट्रेड की द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड और बिजनेस। और फिर आधारभूत संरचना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके निष्कर्ष क्या है, की फाइंडिंग्स क्या आई हैं? यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है इसमें, स्वीडन दूसरे पर और डेनमार्क तीसरे पर, नीदरलैंड चौथे पर। यानी कि स्विट्जरलैंड के अलावा बाकी जो 3 कंट्रीज़ हैं वो कहाँ की हैं? आपकी नॉर्वेजियन कंट्रीज़ हैं। नॉर्वेजियन जो आपको पता होगा नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड इत्यादि, ये सारी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। तो ये 3 बाकी, इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर और नीदरलैंड चौथे पर। ये इसके साथ विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में क्षेत्रीय ताकत प्रदर्शित करते हैं। अब शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं? एशिया में जो शीर्ष पर है वो सिंगापुर है और ओवरऑल सिंगापुर कौन से स्थान पर है? 5वें नंबर पर, 5th रैंक पर। दूसरा है हांगकांग दूसरे नंबर पर है एशिया में और ओवरऑल कौन से नंबर पर है? 7th रैंक पर। ताइवान कौन से पर है? ताइवान है 8वीं रैंक पर और ओवरऑल 3रे नंबर पर। और चाइना है 4थे नंबर पर ओवरऑल, और 4थे नंबर पर एशिया में और ओवरऑल 16वें नंबर पर, 16th रैंक पर। अब ब्रिक्स देशों में राष्ट्रों में भारत की जो तुलना है वो कैसे है? भारत जो है 43वें स्थान के बाद पहला स्थान चाइना का है 16वां, चाइना सबसे पहले स्थान पर है ब्रिक्स देशों में। दूसरे नंबर पर है इंडिया 43rd, इसके बाद आता है रशिया 45वें स्थान पर 45, इसके बाद आता है आपका ब्राज़ील 57वें स्थान पर और इसके बाद आता है अफ्रीका 62वें स्थान पर। तो हमारे ब्रिक्स देशों में हमारा चाइना के बाद दूसरा स्थान है। अगली न्यूज़ है हमारी, वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? देखिए, ये 2021 का जो संस्करण है वर्ल्ड पीस इंडेक्स का, ग्लोबल पीस इंडेक्स का, ये 15वां संस्करण है, यानी कि ये 15th वर्जन है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, IEEP, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। उद्देश्य क्या है? सूचकांक शांति के रुझानों का सबसे व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, शांति के स्तर के अनुसार देशों को रैंक करता है और शांति के संभावित निर्धारकों की पहचान करता है। इसमें आगे देखेंगे हम। कवरेज इसका क्या है? ये 163 देशों और क्षेत्रों की शांति को मापता है। इसमें दुनिया की 99.7% यानी कि लगभग 100% आबादी इसमें शामिल है। अब इसमें क्या क्या शामिल है इसके संकेतकों में? सूचकांक अत्यधिक सम्मानित स्रोतों में से 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों से बना हुआ है। इन संकेतकों को 3 प्रमुख डोमेन में बांटा गया है, यानी कि इसमें 23 टोटल पैरामीटर्स हैं जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के हैं और इन संकेतकों को 3 पैरामीटर्स पर बांटा गया है। पहला है जो चल रहे संघर्ष है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, सुरक्षा और रक्षा, सेफ्टी और सिक्योरिटी, और तीसरा है सैन्यकरण यानी कि मिलिटराइजेशन। इन 3 आधारों पर 23 संकेतकों के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। अब इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? इसमें आइसलैंड जो है शांति सूचकांक में सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे पीसफुल कंट्री किसे माना गया है? पीसफुल कंट्री जो है वो है आइसलैंड। इसके बाद आता है आपका न्यूजीलैंड, फिर आता है डेनमार्क, फिर पुर्तगाल यानी कि पोर्तुगीज़ जो कि इस आपका स्पेन से लगा हुआ है, इसका ये स्थान है। सबसे पहले आइसलैंड है, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड, फिर आता है आपका डेनमार्क और फिर आता है पोर्तुगाल। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 135वां स्थान दिया गया है, यानी कि बिल्कुल 163 देशों में 135वां स्थान, यानी कि बहुत बुरी हालत है भारत की। ये आप देख सकते हैं रैंकिंग, ये ब्रिक्स देशों की है। इसमें ये ब्रिक्स की नहीं है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क कंट्रीज़ की है। भूटान की 22वीं रैंक है, नेपाल 85 रैंक, और आपका इसमें 2 अंकों का गिरावट हुई है भूटान में, और नेपाल में भी 2 अंकों की गिरावट आई है इसकी रैंक में। एक बांग्लादेश का 7 अंकों का इसमें उछाल आया है, यानी कि बांग्लादेश ने 7 अंकों का सुधार किया है और 91 रैंक आ गई है। पहले इसकी 2020 में कौन सी रैंक थी? 98 रैंक थी।
इसमें 19 अंकों की गिरावट आई है श्रीलंका की रैंक में। श्रीलंका की रैंक में 19 अंकों की गिरावट आई है और अब ये 95वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंक 135, जो कि 2 अंकों का जिसमें सुधार हुआ है। पहले इसकी रैंक थी 137। पाकिस्तान 150वीं रैंक, इसमें 2 अंकों का और सुधार हुआ है। पहले इसकी रैंक थी 152। और अफगानिस्तान 163, इसको अफगानिस्तान को पहली बार इसमें शायद शामिल किया गया था। अब इसकी रैंक चेंज हो गई है। अगली न्यूज़, अगला इंडेक्स है हमारा हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हंगर हॉटस्पॉट एक जो इंडेक्स है उसको अगस्त से नवंबर 2021 में नाम से एक रिपोर्ट जारी की। किसके द्वारा जारी? खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा हंगर रिपोर्ट जारी की जाती है। ये उन देशों और स्थितियों का एक पूर्व चेतावनी विश्लेषण करता है जहां जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। यानी कि हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगह हैं जो कि खाने के मामले में जहां पर भुखमरी की आने वाले दिनों में भुखमरी की कंडीशन या खाद्य सुरक्षा फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन पैदा हो सकती है। रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है? ये अगले 3 महीनों में 23 वैश्विक हॉटस्पॉट देशों में भूख पड़ने की आशंका बताता है। यानी कि ये अगले 3 महीनों में ये क्या करता है? फोरकास्टिंग करता है, यानी कि ये बताता है या प्रेडिक्शंस करता है पहले ही 3 महीनों में, अगले 3 महीनों का बता देता है कि अगले 3 महीनों में किन किन देशों में भूखमरी की कंडीशन पैदा हो सकती है या फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन पैदा हो सकती है। ये विनाशकारी स्थितियों के लिए उच्चतम अलर्ट इथोपिया की टिग्रे क्षेत्र, इथोपिया का जो टिग्रे रीजन है जिसके बारे में हमने ज्योग्राफी करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा की थी, उसमें ये उसने नाम इसमें आया है, शामिल हुआ है दक्षिणी मेडागास्कर, यमन, दक्षिण सूडान और उत्तरी नाइजीरिया। देखिए आप ये देखेंगे कि ये ज़्यादातर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर सिविल वॉर की कंडीशन या गृह और टेररिज्म की कंडीशन से व्यस्त रहते हैं। अब एक खाद्य और कृषि संगठन, ये UN की एक विशेष एजेंसी है, भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस इसके द्वारा मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। आगे इसमें ये रोम इटली में स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसकी सहयोगी संस्थाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है। विश्व खाद्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 1961 में UN के द्वारा विश्व में भूख को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2030 तक भूख समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें भी नो हंगर की टारगेट रखा गया है। 2030 तक भूख को खत्म करने का टारगेट रखा गया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ है। आगे देखते हैं, अगला इंडेक्स है हमारा जीवन की गुणवत्ता सूचकांक, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, वृद्धों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक। इसको इंडिया में जारी किया गया है। आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है? बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा ये क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स जारी किया गया है। स्पेशली वृद्धावस्था के लोगों के लिए, एल्डरली या ओल्ड एज पर्सनस के लिए ये जारी किया गया है, सबके लिए जारी नहीं किया गया है। इसमें प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान द्वारा सूचकांक बनाया गया है। ये ऐसे मुद्दे पर प्रकाश डालता है जिसका अक्सर उल्लेख नहीं किया जाता, जैसे बुजुर्गों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। भारतीय राज्यों में उम्र बढ़ने के जो क्षेत्रीय पैटर्न है ये उसकी पहचान करता है। भारत में समग्र उम्र बढ़ने की स्थिति का आकलन करता है। देखिए ये 3 मुद्दों को उजागर करता है। पहला, जो बुजुर्गों के सामने यानी कि एल्डरली पीपल हैं उनके सामने जो उनके जीवन में समस्याएं आती हैं उसका आकलन करता है। दूसरा, ये ऐसे राज्यों को निगरानी करता है या रेगुलेट करता है जहाँ पर जो एवरेज एज है, जो आपकी एवरेज जो है एक आयु जो है, एवरेज आयु वो उसका वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यानी कि वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही है। और तीसरा, ये ओवरऑल इंडिया की भी एवरेज एज जो है उसकी बढ़ती हुई आयु का आकलन करने का असेसमेंट करता है। ये सूचकांक, इसमें 4 स्तंभ शामिल हैं। पहला, वित्तीय कल्याण, फाइनेंशियल वेलबींग, यानी कि उन बुजुर्गों की जिनका आकलन किया जा रहा है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। दूसरा है सामाजिक कल्याण, सोशल वेलबींग कैसी है, यानी कि उनको समाज में एक्सेप्ट किया जा रहा है उनके घर वालों के द्वारा या उनके पड़ोस के द्वारा। तीसरा है स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ सिस्टम, उनके आसपास का हेल्थ सिस्टम कैसा है और उनकी खुद की हेल्थ कैसी है उन बुजुर्ग लोगों की, ये उसको जांचता है। और चौथा है आय सुरक्षा, यानी कि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की इनकम इनसिक्योरिटी पैदा ना हो, इसलिए इन इनकम सिक्योरिटी के बारे में भी जांच करता है। अब इन 4 पैरामीटर्स को 8 सब पैरामीटर्स में बांटा गया है। ये 8 सब पैरामीटर्स कौन से हैं? आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, शैक्षिक प्राप्ति और रोजगार, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस, शारीरिक सुरक्षा, फिजिकल सिक्योरिटी, बुनियादी स्वास्थ्य, बेसिक हेल्थ, मनोवैज्ञानिक भलाई, साइकोलॉजिकल वेलबींग,
सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी, और पर्यावरण को सक्षम बनाना इनेबलिंग एनवायरनमेंट। ये सारे इसके 8 सब पैरामीटर्स हैं और स्पेशली आपके लिए ये 4 पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी है याद रखना, वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा। आगे इसमें इसके की फाइंडिंग्स क्या है देखिए, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2001 में लगभग 7.5% से बढ़कर 2026 तक लगभग 12.5% और 2050 में 19.5% से अधिक होने की उम्मीद है। यानी कि अगर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से देखा जाए, सोशल फैक्टर से देखा जाए तो भारत में ये बताया गया है कि 2001 के सेंसस के अनुसार जो भारत में बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या थी वो थी 7.5%, जो कि 2026 तक लगभग कितनी होने की उम्मीद है 12.5%, और 2050 तक ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 19.5%। यानी कि हमारा देश जो है यहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या यानी कि डिपेंडेंट्स की संख्या बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अब राजस्थान वृद्ध राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्कोरर है, यानी कि ओवरऑल अगर एवरेज एज देखी जाए तो राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एवरेज एज सबसे ज़्यादा है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ 5 मिलियन से अधिक की बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में मिजोरम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो कहाँ पर हैं, मिजोरम में है, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग किस यूनियन टेरिटरी में है, चंडीगढ़ में। तो ये इसकी कुछ की फाइंडिंग्स थी और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा इंडेक्स है वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का इंडेक्स है क्योंकि ये इसलिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कोविड-19 का पर्सपेक्टिव में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड आस्पेक्ट होगा, चाहे वो ज्योग्राफी का हो या इंडेक्सेस का हो या पॉलिटी का हो, जो भी हमारा इंडेक्स या जो भी हमारी न्यूज़ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी इस टाइम, वो बहुत ज़्यादा कोविड-19 की वजह से करंट में मुद्दा रहेगी। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उद्देश्य देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा पर कब्जा करना, मतलब ये है कि देश भर में पूरे कंट्री में वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या हालत है या उसका कितना एक्सपेंशन है। इसके संकेतक क्या है, इसमें 3 व्यापक पैरामीटर शामिल हैं। कौन कौन से, पहला है पहुंच, एक्सेस इसको कितना भारांक दिया जाता है, 35% का इसको वेटेज है। दूसरा है उपयोग, यूजेज को कितना वेटेज दिया जाता है, 45% का वेटेज। तीसरा है गुणवत्ता, क्वालिटी को केवल 20% का वेटेज दिया जाता है। ये टोटल कितना बनाते हैं आपका 100%। इस 100% वेटेज को 3 पैरामीटर्स में बांटा जाता है और वो 3 पैरामीटर्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग को वेटेज मिलता है, यानी कि आपसे ये वेटेज भी आपसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूजेज सबसे ज़्यादा 45%, एक्सेस 35% और क्वालिटी सबसे कम 20%। तो इस तरह से ये इसकी पैरामीटर्स हैं। प्रत्येक पैरामीटर में विभिन्न आयाम शामिल होंगे जिनकी गणना 97 संकेतकों के आधार पर की जाती है, यानी कि इन 3 पैरामीटर्स में टोटल कितने इंडिकेटर्स होंगे, 97 इंडिकेटर्स होते हैं। अब इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये सूचकांक की अनूठी विशेषता वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता से संबंधित पैरामीटर है। इसमें ये क्या करता है, देखिए वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, यानी कि अगर आप गूगल पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, आप कितना फाइनेंशियली अवेयर हैं, टेक्नोलॉजी से कितना अवेयर है, तो वित्तीय साक्षरता आपको होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण, अगर आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं या अदर कोई पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई पैसा गलत तरीके से कट जाता है, तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना मिल रहा है, उपभोक्ता संरक्षण कितना मिल रहा है, या सर्विसेज कैसी मिल रही हैं इससे संबंधित, कंजर्वेशन से संबंधित या प्रोटेक्शन से संबंधित, या इसमें असमानताएं और कमियों से संबंधित, ये सारी जानकारियाँ ये इंडेक्स प्रदान करता है। इसका स्कोर सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर 0 से 100 के बीच में रैंक प्रदान करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण, यानी कि इसका मतलब यह है कि जिस राज्य की रैंक या जिस जगह की रैंक 0 की जितनी पास होगी, इसका मतलब यह है कि उसने पूरी तरह फुल फ्लैज तौर पर उसमें वहां पर ऑनलाइन या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के वो लोग उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं या उन्होंने पूरी तरह से इसका बहिष्कार कर दिया है। और जहाँ पर 100 होगा इसका मतलब वहाँ पूरी तरह फाइनेंशियली अवेयर है वो लोग और सारा पेमेंट अपना ऑनलाइन मेथड से करते हैं। इसे कब प्रकाशित किया जाता है, ये सूचकांक जो है हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, यानी कि ये वार्षिक है, एनुअल है और हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, 0 से 100 के स्कोर पर जारी किया जाता है, 3 पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है। आपका पहला है यूजेज जिसको 45% वेटेज है, फिर है आपका एक्सेस जिसको आपका 35% वेटेज है, और फिर है क्वालिटी जिसको आपका 20% वेटेज है, 20% वेटेज। तो इन आधार पर इसको बांटा जाता है। इसका कोई आधार वर्ष नहीं है, यानी कि बिना किसी बेस ईयर के या बिना किसी रेफरेंस ईयर के इसको जारी किया जाता है। अगला हमारा पैरामीटर है, अगला इंडेक्स है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स। प्राइम ग्लोबल सिटीज़, अब इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइम ग्लोबल सिटीज़। देखिए हम क्या बात करते हैं ना कभी कभी दिल्ली में कि अरे उसका मकान या उसका वो जो होटल है वो बड़ी प्राइम लोकेशन पर है, तो इससे हमारे क्या समझ में आता है, प्राइम लोकेशन का मतलब बहुत ही महंगी या बहुत ही अच्छी जगह पर,
ये आप अगर सरल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि बहुत एकदम पोर्श एरिया में, बहुत महंगे एरिया में वो लोकेशन है, ये वो जगह स्थित है। यानी कि प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स जारी किया गया किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक, एक आवासीय और संपत्ति सलाहकार फर्म, यानी कि एक हाउसिंग और एसेट्स या प्रॉपर्टी एडवाइजरी फर्म जो है इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह वैल्यूएशन आधारित इंडेक्स है, यानी कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करती है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करती है कि किस जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है, उसके आधार पर इस इंडेक्स को बनाया जाता है या उस जगह को रैंक किया जाता है। दुनिया भर के 45 से ज़्यादा शहरों में स्थानीय मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। यानी कि एक तो ये है कि ये स्थानीय मुद्रा में 45 से ज़्यादा शहरों को वहाँ की स्थानीय मुद्रा में जो भी वहाँ की लोकल करेंसी होगी उसी के हिसाब से ये उस करेंसी के बदलाव को देखेगा कि कितना कीमत पहले थी और कितनी अब बढ़ गई है या घट गई है, उस प्रॉपर्टी की कीमत, उस आधार पर यह रैंक प्रदान करता है। प्राइम आवासीय संपत्ति, जैसे कि हमने आपको बताया, किसी दिए गए स्थान में सबसे वांछनीय और सबसे महंगी संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है किसी भी प्राइम लोकेशन को या प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को। इसमें आमतौर पर प्रत्येक बाजार के शीर्ष 5% के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि प्राइम लोकेशन ऐसी लोकेशन को कहा जाता है जो कि सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं और वो पूरे एरिया का, यानी कि उस, मान लीजिए दिल्ली की किसी प्राइम लोकेशन की बात हो रही है तो उसको प्राइम कैटेगरी में उसके 2 आधार हैं रखने के। पहला आधार तो ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगी जगह हो पूरी दिल्ली के अंदर, वो एरिया सबसे ज़्यादा महंगा हो, पर स्क्वायर फीट उसकी कीमत सबसे ज़्यादा हो। और दूसरी ये कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए, साथ ही ये कंडीशन और फुलफिल होना चाहिए कि दिल्ली की ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू का केवल 5% सिर्फ इस पोर्श एरिया का ही हो। यानी कि अगर मान लीजिए पूरी दिल्ली की प्रॉपर्टी 100 रुपये की है और यहाँ कोई पोर्श एरिया है साकेत, तो साकेत की खाली प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 रुपये से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो तभी वो प्राइम आवासीय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में चिन्हित उसे किया जाएगा। अब इसमें प्रमुख निष्कर्ष क्या है? दिल्ली के प्रमुख आवासीय संपत्तियों की कीमतें इसमें बताई गई हैं कि 2021 में गिरावट आई है, जिससे 5 स्थानों की इसमें गिरावट आई है 32 से 37 तक, यानी कि पहले 32 था, अब ये 37 पर आ गया है। मुंबई और बेंगलुरु में भी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में गिरावट आई। 2021 की दूसरी तिमाही में 40 में से 43वें स्थान पर आ गए हैं मुंबई और बेंगलुरु, और ये पहले 2021 की पहली तिमाही में 36वें और 40वें स्थान पर थी। ये आपके लिए कोई इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। वैश्विक स्तर पर 35 शहरों में वर्ष दर वर्ष आधार पर 2021 की दूसरी तिमाही में प्रमुख आवासीय कीमतों में वृद्धि देखी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसके लिए। अगला हमारा इंडेक्स है CSE पारदर्शिता सूचकांक, CSE ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ये क्या है? ये दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये दिल्ली के पर दिल्ली बेस्ड एक क्या है? नॉन प्रॉफिट, दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? पारदर्शिता सूचकांक यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स बनाता है। सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की रिपोर्टिंग रेटिंग रिपोर्ट, रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर, ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? CSE द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये देश भर में 29 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को और 6 प्रदूषण नियंत्रण समितियों के डेटा प्रकटीकरण प्रदर्शन का आकलन करता है। इसने क्या किया? पिछले 4 से 5 वर्षों में, यानी कि 2016 से 2021 के दौरान जितने भी पॉल्यूशन स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड थे या PCC थी, जितनी भी पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ थी, उनकी जानकारी का मूल्यांकन किया है, असेसमेंट किया है और 25 संकेतकों का उपयोग किया है। तो ये संकेतक उसको शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। ये निष्कर्ष क्या है? इसमें लगभग 60% निकायों में अध्ययन किया गया कि सूचना जो 50% से कम स्कोर किया गया है इसमें। देखिए शीर्ष प्रदर्शन कर रहा है, डायरेक्ट हम राज्यों को देख लेते हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओडिशा और तेलंगाना, इन्होंने 67% इसका स्कोर रहा है और ये पहले स्थान पर हैं, दोनों ओडिशा और तेलंगाना दोनों पहले स्थान पर हैं। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर 65% स्कोर के साथ, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पर और गोवा 5वें स्थान पर इस सूचकांक पर रहा है। अगली न्यूज़ है हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक। देखिए जो SDG सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है वो हालांकि हमने अभी देखा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डोनियर, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलग से सूचकांक जारी किया जाता है। वो क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण जारी किया गया है। किसके द्वारा विकसित? डोनियर मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नीति आयोग के सहयोग से इसको बनाया गया है। सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तकनीकी इनपुट के साथ विकसित किया गया है, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था। इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों और उनके अनुरूप लक्ष्यों पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापने के लिए और उसी के आधार पर जिलों को रैंक करना। 8 राज्यों में कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। किसके आधार पर जारी किया जाता है सूचकांक? सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। राष्ट्रीय और राज्य संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर SDG पर प्रगति की
निगरानी करता है। इस संकेतकों में 84 संकेतकों का इस सूचकांक में इस्तेमाल किया जाता है और 50 लक्ष्यों में से 15 का सतत विकास लक्ष्यों को कवर करते हैं। देखिए जो ओवरऑल था एसडीजी इंडेक्स, तो ओवरऑल इंडिया के लिए था, वो कितने लक्ष्यों को टारगेट करता है? एसडीजी इंडेक्स के 16 टारगेट्स को टारगेट करता है, लेकिन इसमें 15 टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो एसडीजी इंडेक्स है वो टोटल कितने हैं? वो है 17। ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। आगे है रैंकिंग, इसमें पूर्वी सिक्किम जिला सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर गोमती और उत्तरी त्रिपुरी जिले हैं। ये गोमती, आप गोमती नगर यहाँ लखनऊ वगैरह में समझ लेना, ये गोमती वहीं पर ही कोई स्थान है उत्तर पूर्वी राज्यों में। रैंकिंग के लिए 103 जिलों में से 64 जिलों में फ्रंट रनर श्रेणी, यानी कि अग्रणी श्रेणी में 103 जिलों में से 64 जो थे फ्रंट रनर श्रेणी में थे, फ्रंट रनर कैटेगरी में थे, यानी कि अग्रणी श्रेणी में। जबकि 39 जिलों के समग्र स्कोर और रैंकिंग में परफॉर्मर श्रेणी में थे, यानी कि बाकी 39 जिले जो थे वो परफॉर्मर की कैटेगरी में थे। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में। ये भी आपको बताना चाहिए कि सिक्किम और त्रिपुरा 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके सारे ही जिले कौन सी कैटेगरी में है? फ्रंट रनर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए पहली कैटेगरी कौन सी है? एस्पायरेंट की। दूसरी कौन सी है? एक पहली कैटेगरी, तो आपको पता होना चाहिए पहली कैटेगरी है एस्पायरेंट, दूसरी है आपकी, तीसरी फ्रंट रनर है और चौथी अचीवर है, और दूसरी क्या थी? परफॉर्मर। दूसरी थी परफॉर्मर यानी कि प्रदर्शनकारी, परफॉर्मर। फिर आपकी आती है फ्रंट रनर, तीसरी कैटेगरी, जो कि जिसमें स्कोर कितना है? 50 से 64 तक, 65 से 99 तक, यानी कि फ्रंट रनर। और फिर आता है अचीवर। और परफॉर्मर में कितनी है आपकी? 50 से 64 परफॉर्मर में है, और एस्पायरेंट में 0 से 49 तक। ये आपकी 4 कैटेगरीज हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो इसमें कोई भी आकांक्षी या अचीवर श्रेणी में नहीं है, यानी कि पहली कैटेगरी में और आकांक्षी या अचीवर श्रेणी में, यानी कि एस्पायरेंट में भी कोई नहीं है, 0 से 49 के स्कोर में भी कोई नहीं है, और 100 स्कोर भी किसी का जिले का नहीं है। तो ये आज के लेक्चर में था। आज हमने अपना इंडाइसेस और रिपोर्ट से रिलेटेड सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है, जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 का। इससे बाहर का आपसे नहीं पूछा जाएगा आईएएस प्रीलिम्स में, तो आप आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक लेक्चर कंबाइंड भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स इंडाइसेस और रिपोर्ट से रिलेटेड हम एक ही मर्ज वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के जो हमारा 2021 का रह गया है, उसको हम 2 लेक्चर में आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद ओवरऑल जुलाई 2020 से लेकर या अगस्त 2021 तक का सारा ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर भी हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बाकी बचा हुआ साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इसके हमारे करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमने ईपीएफओ के एग्जाम में कराए थे, लेकिन जिस माह के रह गए हैं, यानी कि हमने मई तक के करा दिए थे, या जून तक के करा दिए थे करंट अफेयर्स, साइंस टेक के भी और पॉलिटी के भी, पिछले साल जुलाई से लेकर। लेकिन जो बचे हुए हैं जून के बाद जुलाई अगस्त के 2 महीनों के, हम इन दोनों मंथ के करंट अफेयर्स कवर कराएंगे और आपको साथ ही साथ एक मर्ज वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।